नमस्कार। आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबसे पहले आप सभी मातृशक्ति को नमन। और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे साथ बहुत ही खास ही मेहमान जुड़े हुए हैं। आप हैं डॉक्टर मिस्पिका हसन जी। आपने पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी से कैंसर पर विशेष रिसर्च किया है। आप झारखंड हाई कोर्ट में आप वर्तमान में वकील हैं और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के आप राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। पूर्व में आप पाकुड़ प्रखंड के इलामी पंचायत के मुखिया भी रहे हैं। आज हमारे बीच आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बातचीत के लिए आज उपस्थित हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है निष्पिका जी। आज कहते हैं कि मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, बड़ा ही शुभ दिन है। और इस अवसर पर आज हम आपसे बहुत कुछ जानेंगे भी, हमारे दर्शक भी जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और इस पर आपका क्या विचार है। देखिए, जब हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सशक्त उनको हर रूप में उनको सशक्त होना पड़ेगा, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो या फिर आर्थिक हो। हर क्षेत्र में जब तक उनको हम सशक्त नहीं करेंगे तो हम सही मायने में जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं वो उचित नहीं हो पाएगा, या फिर उसका हम लोग मतलब सही मायने में उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे उस वर्ड का। तो मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, उनको इंडिपेंडेंट करना, ताकि किसी और पर उनको डिपेंड नहीं होना हो अपने जीविकोपार्जन के लिए, या कोई भी छोटी मोटी ज़रूरत हो तो वो किसी और के ऊपर जो है आर्थिक रूप से वो डिपेंड नहीं हो, वो खुद अपने जो है ज़रूरत को खुद वो पूरा कर सके। तो अगर हम लोग महिलाओं को आत्मनिर्भर करते हैं तभी मुझे लगता है कि सशक्तिकरण का सही मायने में हम लोग इसको जो है बोल सकते हैं। बिल्कुल सही है आपने कहा। लेकिन आपने कहा कि मैंने हर क्षेत्र में महिलाओं का एक तरह से आत्मनिर्भरता। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो जो आंकड़े बताते हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाओं के साक्षरता दर बहुत कम है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं की शिक्षा और रोजगार का अवसर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ कि महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो भी कम है, और जो वर्क फोर्स में उनका जितनी भागीदारी होनी चाहिए वो भी नहीं है। उच्च शिक्षा में जितनी उनकी भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं है। तो इन सब हर पहलुओं पर हमको जो है हम लोग को काम करना पड़ेगा। सरकार तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार है वो तो अपने जगह पे काम कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या है कि सामाजिक जो हमारा एक दायित्व होता है वो भी हमें समझने की आवश्यकता है। एक परिवार में मान लीजिए एक बेटी होती है तो लोग थोड़ा-सा जो होता है ना कि ऐसा सोच होता है कि बेटा को पढ़ाना है लेकिन बेटी को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये सोच जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे तब तक हम लोग महिला सशक्तिकरण का सही मायने में हम लोग नहीं कर पाएँगे। तो बेटी को भी उतना ही अवसर देना चाहिए और देना पड़ेगा जितना हम लोग घर में एक बेटा को देते हैं। माँ-बाप को भी ये समझना होगा, समाज को भी ये समझना होगा कि बेटियों को उच्च शिक्षा दीजिए, उनको रोज़गार के लिए उनको प्रेरित कीजिए। अगर वो नौकरी करना चाहती हो तो उनको नौकरी के भी आप अवसर दीजिए। तभी हम लोग सोच सकते हैं कि सशक्तिकरण होगा या महिलाएं आगे बढ़ेंगी, हर क्षेत्र में काम करेंगी। चलिए, आपने सही कहा कि जब तक उनको अवसर नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगी। चूंकि आप एक पंचायत की मुखिया भी रही हैं, आप महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपका अपना क्या सोच है। आप क्या चाहती हैं कि कैसे महिला को और सशक्त बनाया जा सकता है, क्योंकि आप बहुत नज़दीक से महिलाओं को जानते हैं। जी, जी, जी। इसमें देखिए, एक तो हम लोग सबसे पहले तो शिक्षा को सबसे पहले हम लोग को मजबूत करना पड़ेगा। शिक्षा में बहुत काम करना पड़ेगा। हालाँकि अभी भी सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे बच्चियाँ जा भी रही है, अपना शिक्षा ग्रहण भी कर रही है। लेकिन अभी भी हमको लगता है कि परिवार में बेटियों के शिक्षा के प्रति जो होना चाहिए, लोगों में एक मनोबल होना चाहिए या खुशी होनी चाहिए, अभी तक गाँव ग्रामीण इलाकों में वो चीज़ का हम अभाव देखे हैं।
तो प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद फिर आपका उसका जो सेकेंडरी एजुकेशन होगा, फिर उसका जो भी हायर एजुकेशन होगा। तो घर के परिवार के लोगों को शिक्षा में विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अभी तो सरकार ने सुविधा दी है, सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म भी मिलता है उनको, पुस्तकें भी मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, हर सुविधा सरकार दे रही है। लेकिन हम लोग जब तक खुद आगे नहीं आएंगे तब तक ये संभव नहीं हो सकेगा। चलिए, बिल्कुल सही कहा कि जब तक आगे बढ़े आप नहीं बढ़ेंगे तब तक लोग नहीं बढ़ सकते हैं। निशिका जी, आप बहुत नज़दीक से महिलाओं को जानते हैं क्योंकि आप इस क्षेत्र में आपने राजनीति भी किया है। महिला हिंसा, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट में, तो आपके पास ऐसे कई मैटर आते भी होंगे। महिला हिंसा पर आपका क्या राय है कि महिलाओं के प्रति हिंसाएं बढ़ी है आज के दरमियान या उस पे सुधार हुआ है? देखिए, अभी तो जो रेशियो बोलता है, जो डाटा बोलता है, डाटा के हिसाब से जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है, वो तो उसकी तो ग्राफ तो दिन ब दिन बढ़ ही रही है। और इसका एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण ये है कि जो जानकारी, जो लीगल जानकारी, एक तरीके से कानून की जानकारी जो होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसका अभाव है। अभी हाल में ही आपने देखा कि केंद्र सरकार ने जो हमारे पुराने आपराधिक कानून यानी इंडियन पेनल कोड आईपीसी था, उसको संशोधन करते हुए भारतीय न्याय संहिता लेकर आए। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान उन्होंने दिए हैं जो कि महिला को और उनकी जो सुरक्षा है उनको और पुख्ता करता है और मजबूत करता है। कई ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनको अपराध के श्रेणी में रखा गया है जो कि पहले नहीं था, जैसे कि आपका साइबर क्राइम एक है। साइबर क्राइम आजकल देखते हैं कि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा ये अपराध घटित हो रहा है, लेकिन पहले ये अपराध की श्रेणी में नहीं आया करता था। अभी फिलहाल इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। दूसरी बात है कि देखिए, महिलाओं का जो यौन शोषण होता है, कहीं शादी का झांसा देकर हो या फिर नौकरी का झांसा देकर हो या प्रमोशन का झांसा देकर हो, तो पहले ये भी एक कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता था। लेकिन अभी जो है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में धारा 69 के तहत ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सब जो अपराध है, अब वो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी अगर जो ये करता है। तो भारत सरकार तो नो डाउट बहुत सारे अच्छे कदम इस बार उठाए हैं और महिलाओं को और भी उनका सुरक्षा को जो है और भी मजबूत करने का काम किया है। लेकिन मैं चाहूँगी कि समाज की हर बेटी, हर माता, हर बहनें जो है वो जागरूक हो। अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो वो आवाज़ उठाए। सरकार ने EFIR का, ज़ीरो FIR का, सब तरह का व्यवस्था कर दिया है। लेकिन जब तक हम लोग खुद भी बोलते हैं ना, जब तक हम लोग खुद नहीं जागे तो फिर कानून भी हमारा कोई हेल्प नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग को खुद को जागरूक होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जागरूकता बहुत ज़रूरी है और बिना जागरूकता के महिला हिंसा पर हम लोग रोक लगा भी नहीं सकते हैं। आपने अभी परिचय में हम लोगों ने देखा कि आपने कैंसर पर भी शोध किया है, क्योंकि इस क्षेत्र में डाटा कहता है कि 45% से लगभग 45% महिलाएं एनीमिया का शिकार हैं। तो आप महिला स्वास्थ्य पर आपका क्या विचार है? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि डाटा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा है, वो झारखंड का जो संथाल परगना का ये क्षेत्र है, इस प्रमंडल को तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एनीमिया ग्रसित घोषित किया है। 66% से भी ज़्यादा महिलाएं जो है इस क्षेत्र में एनीमिया की शिकार है, खून की कमी की शिकार है। तो देखिए, इसमें मुझे लगता है कि हम लोग को जो है अपना लाइफस्टाइल बदलने का थोड़ा बहुत आवश्यकता है। हमारे जो खान पान है उसको हमें सुधार करने की आवश्यकता है। नो डाउट सरकार तो काम अपने तरफ से कर ही रही है, मेडिसिन जो देना होता है, टैबलेट्स जो देनी होती है वो तो दे ही रही है। लेकिन और एक चीज़ जो हम लोगों को करना है वो ये है कि अपने खान पान में हमें सुधार करना है। देखिए, झारखंड एक बहुत ही बोलते हैं ना कि वनस्पति संसाधन से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ पर हर तरीके के वैसे आपको वनस्पति मिल जाएंगे, जो कि हर तरीके का आपको साग, हर तरीके फल सब्जी मिल जाएंगी, जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक, मतलब बहुत वो न्यूट्रिशियस है और हर तरीके का न्यूट्रिशन उसमें मौजूद रहता है। जैसे कि पालक के साग हुए, पोई के साग हुए, या फिर आपका आंवला हुआ, ब्राह्मी हुआ, झारखंड में उसको बहुत मिलती है ये सब चीज़ें। फिर बरसात के दिनों में जो आपका देसी मशरूम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पर। आपका जो मोटे अनाज है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं कि आपका जिसको श्री अन्न
का दर्जा दिया गया है, श्री अन्न बोला जा रहा है। मोटे अनाज में आपका जैसा रागी हुआ, मड़ुआ हुआ, तो ये सब क्या है कि हमारे जो लंच के प्लेट है वो उससे गायब हो रहे हैं। आजकल हम लोग फ्राइड खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आजकल हम लोग क्या है कि सॉल्टेड, हाई सॉल्टेड खाना, फास्ट फूड, जंक फूड्स ये सब ज़्यादा खा रहे हैं। तो इनमें क्या है कि आपका एक तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो तो कम है ही, और साथ ही साथ इसमें कई सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स, कार्सिनोजेंस वगैरह रहते हैं जो कि शरीर में कैंसर और फिर आपका बहुत तरीके का कॉम्प्लेक्सिटी शरीर में पैदा करते हैं। तो हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा कि हमें खाना क्या है। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें वैसी हैं, हम लोग को उसको बस अपटेक करना पड़ेगा और प्रकृति से जुड़े रहना पड़ेगा हम लोग को। जैसे हम लोग दूरियां बना रहे हैं तो और भी हम लोग बीमारियों से घिर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। महिला क्योंकि अभी देखा गया है कि महिला और पुरुष में समानता आज भी समाज में बहुत कम देखने को मिल रहा है। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये एक मानसिकता है हमारा, हम इसको नेगेटिव वे में ले या पॉजिटिव वे में ले, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम समानता की बात करें तो समानता तो तभी हो पाएगा ना जब हम लोग दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल हम लोग समान अवसर दें। अगर आप अवसर ही नहीं दीजिएगा तो क्या किस मापदंड से आप दोनों को परखिएगा? तो जैसे मैं पहले ही बोली हूँ कि अवसर देना बहुत ज़रूरी है, और अवसर हमारे घर से ही शुरू होता है। अवसर देने कोई बाहर के लोग नहीं आएंगे। अवसर हमको घर से ही शुरू करना पड़ेगा, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से। उसके बाद ही जब हम लोग एक लेवल पे दोनों को लाएंगे तब हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों हम जो है समान रूप से दोनों समान है। जी जी बिल्कुल। कहते हैं कि दिन की रोशनी ख्वाबों में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। ये महिलाओं की एक माने क्या कहते हैं कि ये सच्चाई भी है। वो घर की दहलीज से बाहर नहीं हो पाती है। जी। और इस समानता, यदि हम समानता की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अधिकार बेटियों को भी उतना ही देना पड़ेगा जितना बेटों को देते हैं। बेटों को देते हैं। महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता पर आपका क्या विचार है? क्योंकि सामाजिक और आर्थिक, क्योंकि दोनों पर अब विचार बहुत जरूरी है। क्या इसमें आप क्या सोचते हैं? देखिए, आर्थिक रूप मैंने पहले ही कहा कि हम लोग को शिक्षा पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन शिक्षा रोजगार आधारित हो, इस चीज को हम लोग विशेष रूप से देखना पड़ेगा। और रोजगार आधारित तभी होगा जब हम लोग कोई हुनर का विकास करेंगे, कोई हम लोग उसको स्किल डेवलपमेंट करेंगे। जब तक कोई स्किल उनमें नहीं डेवलप होगा तो वो कैसे जो है अपना सेवा दे पाएगी और फिर कैसे वो आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएगी। तो अभी तो देखिए, केंद्र सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं स्टार्ट की है, जैसे इंटर्नशिप अभी योजना एक स्टार्ट की है उन्होंने, जिससे कि हर बच्चियों को जो है, जो कि 21 से 24 साल की उम्र की है, उनको ट्रेनिंग मिलेगा। कोई अच्छी कंपनी में जाके वो काम कर सकती है, वहाँ पर वो ट्रेनिंग ले सकती है। उनको 6,000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में भी दिया जाएगा, और फिर ये जो है आगे चल के अपने करियर को और भी बूस्टअप कर सकती है। तो रोजगार, मुझे लगता है कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, उनको रोजगार आधारित शिक्षा पर ही फोकस करना चाहिए। और एकदम स्टार्टिंग डेज में, एकदम आप उसको शुरू में ही स्टार्ट कर दीजिए, ताकि पहले से उनका माइंडसेट वैसा हो जाए कि हाँ, हमको आगे चल के इसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है और उससे कमाना है। चलिए, ये बातें आपकी सही भी है। सरकार आज कर भी रही है, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस भी है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। आप हमारे, चूँकि अब अंतिम समय है, आप चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे आज महिला दिवस के अवसर पर? महिला दिवस के अवसर पर सभी माता बहनों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत उनको मैं बधाई देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और बहुत नाम कमाएं, और आप जो है पूरे विश्व में अपना नाम जो है फैलाएं। आपको यश प्राप्त हो, बहुत आगे जाएं। महिलाएं कभी कमज़ोर नहीं हैं, वो बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। आपको अपनी शक्ति को बस पहचानने की ज़रूरत है और उस दिशा में, सही दिशा में काम करने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके हम सभी समाज के सभी पुरुष वर्गों से ये निवेदन करते हैं कि जो भी घरेलू हिंसा हो रही है महिलाओं के ऊपर, कृपया उसे ना करें, क्योंकि वो भी किसी घर की बेटी है, वो भी किसी घर की बहन है। और यदि आप उसको चोट पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको, उस परिवार पर चोट है। आपकी भी बहन होगी, उसको भी कहीं कोई चोट पहुंचाएगा तो दर्द आप में भी होगा। इसलिए घरेलू हिंसा खास करके उसको रोकें और
इस सब से बचते हुए आप यदि हम सही मायने में अगर बच जाए तो निश्चित तौर पर हम यदि महिला दिवस मनाते हैं तो वो सार्थक हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ।